बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए, दिलेर मुजरिम का चौथा हिस्सा पेश कर रहा हूँ। इब्न सफ़ी साहब का यादगार नावल है और ये पहला जासूसी नावल है, बुक नंबर 1। लीजिए आगे बढ़ते हैं। दिलेर मुजरिम का फरीदी सीरीज़ का इस पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग 6 बजे तक यकीनन आ जाएंगे। डॉक्टर कार में बैठ गए, लेकिन डॉक्टर शौकत के पेट दर्द पे कोशिशों के बावजूद भी कार स्टार्ट ना हुई। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। डॉक्टर शौकत ने कार से उतरकर मिशन का जायज़ा लेते हुए कहा, फ़िक्र मत कीजिए, मैं अपनी गाड़ी निकाल कर लाता हूँ। कंवर सलीम ने कहा और लंबे ढक भरता हुआ गैरेज की तरफ चला गया, जो पुरानी कोठी के करीब वाक़ था। थोड़ी देर बाद नवाब साहब की बहन आ गई। डॉक्टर शौकत की कार ख़राब हो गई। कंवर साहब कार के लिए गए हैं। डॉक्टर तौसीफ़ ने इनसे कहा, ओ, कार तो मैंने ही शहर भेज दी है। भाईजान वाली कार अरसे से ख़राब है। अच्छा तो फिर आइए डॉक्टर साहब, हम लोग पैदल ही चले, सिर्फ 1.5 मील तो चलना है, डॉक्टर शौकत ने कहा। डॉक्टर तौसीफ़, मुझे आपसे कुछ मशवरा करना है, नवाब साहब की बहन ने कहा। अगर आप लोग शाम तक यहीं ठहरे तो क्या मुज़ायक़ा है। बात दरअसल ये है कि मुझे चंद ज़रूरी तैयारी करनी है, डॉक्टर शौकत ने कहा। डॉक्टर साहब को आप रोक लें, मुझे कोई इतराज़ ना होगा। आप कुछ ख्याल ना कीजिए, बेगम साहबा बोली। अगर कार शाम तक वापस आ गई तो मैं 6 बजे तक भिजवा दूंगी, वरना फिर किसी दूसरी सवारी का इंतज़ाम किया जाएगा। शाम को तो मैं हर सूरत में पैदल ही आ जाऊंगा, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त में काफ़ी चाक और चौंध रहना चाहता हूँ, शौकत ने कहा और कस्बे की तरफ रवाना हो गया। राह में कंवर सलीम मिला। मुझे अफसोस है डॉक्टर के इस वक्त कार मौजूद नहीं, आप यहीं रहने रहिए, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन मुझे तैयारी करनी है, डॉक्टर शौकत ने जवाब दिया। अच्छा तो चलिए, मैं आपको छोड़ आऊँ। नहीं शुक्रिया, रास्ता मेरा देखा हुआ है। डॉक्टर शौकत जैसे ही पुरानी कोठी के करीब पहुंचा, इसे एक अजीब किस्म का वहशाना खैखा सुनाई दिया। अजीब अलखत बूढ़ा प्रोफेसर इमरान खैखे लगाता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। हेलो हेलो, बूढ़ा चीखा। अपने मकान के करीब अजनबियों को देखकर मुझे खुशी होती है। डॉक्टर शौकत रुक गया। इसे महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म के सारे रुएं खड़े हो गए हो। इतनी खौफनाक शक्ल का आदमी आज तक इसकी नज़रों से ना गुजरा था। मुझसे मिलिए, मैं प्रोफेसर इमरान हूँ, इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। और आप? मुझे शौकत कहते हैं, शौकत ने बादिल नख्वास्ता हाथ मिलाते हुए कहा, लेकिन इसने महसूस किया कि हाथ मिलाते वक्त बूढ़ा को सुस्त पड़ गया था। बूढ़े ने फ़ौरन ही अपना हाथ खींच लिया और खैखा लगाता उछलता कूदता फिर पुरानी कोठी में वापस चला गया। डॉक्टर शौकत मोतेर खड़ा था। दफ्तन करीब की झाड़ियों से एक बड़ा सा कुत्ता इस पर झपटा। डॉक्टर शौकत घबराकर कई कदम पीछे हट गया। कुत्ते ने चिस्त लगाई और एक भयानक चीख के साथ ज़मीन पर आ रहा। चंद सेकंड तक वह तड़पा और फिर बेहस हरकत हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि डॉक्टर शौकत को कुछ सोचने समझने का मौका ना मिल सका। इसके बाद कुछ समझ ही ना आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अरे, ये मेरे कुत्ते को क्या हुआ? टाइगर टाइगर, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। शौकत चौंक पड़ा। सामने नवाब साहब की भांजी नजमा खड़ी थी। मुझे खुद हैरत है, शौकत ने कहा, मैंने इसके गुर्राने की आवाज़ सुनी थी। क्या ये आप पर झपटा था? लेकिन इसकी सज़ा मौत तो ना हो सकती थी, वो तेज़ लहजे में बोली। यकीन फरमाइए मोहतरमा, मुझे खुद हैरत है कि इसे एक बैग हो क्या गया। अगर आपको मुझ पर शुबा है तो भला बताइए, मैंने इसे क्यों कर मारा। नजमा कुत्ते की लाश पर झुकी इसे पुकार रही थी। टाइगर टाइगर, बेसुध है मोहतरमा, ये ठंडा हो चुका है, शौकत कुत्ते की लाश को हिलाते हुए बोला। आखिर इसे हो क्या गया? नजमा ने खौफज़दा अंदाज में पूछा। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, बज़ाहिर कोई ज़ख्म भी नहीं नज़र आया। सख्त हैरत है। दफ्तर डॉक्टर शौकत के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ।
वो इसके पंजों का मायना करने लगा। ओह! इसके मुंह से हैरत की चीख निकली और इसने कुत्ते के नी, नीचे में चुभी हुई ग्रामोफोन की एक सुई खींच ली और हैरत से इसे देर तक देखता रहा। देखिए मोहतरमा गालिबन, ये जहरीली सुई ही आपके कुत्ते की मौत का सबब बनी है। सुई? नजमा ने चौंक कर कहा। ग्रामोफोन की सुई? क्या मतलब? मतलब तो मैं भी नहीं समझ सका, लेकिन ये वसूख से कह सकता हूँ कि ये सुई खतरनाक हद तक जहरीली है। मुझे इंतहाई अफसोस है, कुत्ता बहुत उम्दा था। लेकिन ये सुई यहाँ कैसे आई? वो पलकें झपकाती हुई बोली। किसी से गिर गई होगी। अजीब बात है। शौकत ने वह सुई एहतियात से थर्मामीटर रखने वाली नाली में रख ली और बोला, ये एक दिलचस्प चीज़ है। मैं इसका केमियादी तजुर्बा करूँगा। आपके कुत्ते की मौत पर एक बार फिर इज़हार अफसोस करता हूँ। ओ डॉक्टर, मैं आपसे सच कहती हूँ कि मैं इस कुत्ते को बहुत अजीज़ रखती थी, इसने हाथ मलते हुए कहा। वाकई बहुत अच्छा कुत्ता था। इस नस्ल के गिरहौंड कामयाब हैं, शौकत ने जवाब दिया। होने वाली बात थी, अफसोस होता है, मगर हो ही क्या सकता है। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि सुई यहाँ आई कैसे। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, डॉक्टर शौकत ने कहा। हो सकता है कि ये सुई इस खपती बूढ़े की हो। इसके पास अजीब व गरीब चीज़ें हैं, मनोज कहीं का। क्या आप इन्हीं साहब के बारे में तो नहीं कह रही हैं जो अभी इस कोठी से बाहर थे? जी हाँ, वही होगा, नजमा ने जवाब दिया। ये कौन साहब हैं? बहुत अजीब व गरीब आदमी मालूम होते हैं, डॉक्टर शौकत ने कहा। ये हमारा किराएदार है, प्रोफेसर इमरान। लोग कहते हैं कि माहिर फल्कियात है। मुझे यकीन नहीं आता। वो देखिए, इसने मीनार पर एक दूरबीन भी लगा रखी है। प्रोफेसर इमरान, माहिर फल्कियात, ये बहुत मशहूर आदमी है। मैंने इनकी कई किताबें पढ़ी हैं। अगर वक्त मिला तो मैं इनसे ज़रूर मिलूँगा। क्या कीजिएगा मिलकर, दीवाना है। वो होश ही में कब रहता है। वो जानवर से ज़्यादा बदतर है, नजमा ने कहा। खैर हटाइए इन बातों को। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कोई ख़तरा तो नहीं? जी नहीं, आप मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह कोई गड़बड़ ना होने पाएगी, डॉक्टर शौकत ने कहा। अच्छा, अब मैं चलो, मुझे ऑपरेशन की तैयारी करना है। डॉक्टर शौकत कब्जे की तरफ चल पड़ा। एक शख्स खाइयों और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ इसका ताक़ुब कर रहा था। बाल बचे। रास्ते भर शौकत का ज़हन सुई और कुत्ते की मौत में उलझा रहा। साथ ही साथ वो खलिश भी इसके दिल में कचे लगा रही थी, जो नजमा से गुफ्तगू करने के बाद पैदा हो गई थी। इसने तो यही चाह रहा था कि ज़िंदगी भर खड़ा इससे इसी तरह बातें किए जाएं। औरतों से बात करना इसके लिए नई बात ना थी। वो करीब दिन भर नर्सों में घिरा रहता था और फिर इसके अलावा इसका पेशा ऐसा था कि वो दूसरी औरतों से भी इसका साबिका पढ़ता रहता था। लेकिन नजमा में न जाने कौन सी ऐसी बात थी जो रह कर इसका चेहरा इसकी नज़रों के सामने पेश कर देती थी। डॉक्टर तौसीफ़ के घर पहुंचते ही वो सब कुछ भूल गया, क्योंकि अब वो ऑपरेशन की इसकी मरतब कर रहा था। वो एक ज़िंदगी बचाने जा रहा था। एक माहिर फ़न की तरह इसका दिल मुतमईन था। इसे अपनी कामयाबी का इसी तरह यकीन था जिस तरह इसका वो 11 बजे खाना खाएगा। तकरीबन एक घंटे के बाद डॉक्टर तौसीफ़ भी नवाब साहब की कार पर आ गया। कहिए डॉक्टर साहब, कोई ख़ास बात? डॉक्टर शौकत ने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, अलबत्ता कुत्ते की मौत से हर शख्स हैरतज़दा है। लाइए देखूं तो वो सुई। डॉक्टर तौसीफ़ ने सुई लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ये देखिए, बड़ी अजीब बात है। मालूम नहीं सुई किस जहर में बुझाई गई है। डॉक्टर शौकत थर्मामीटर की तिल्की से सुई निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। देखते ही देखते क्या ख़त्म हो गया। देखते ही देखते कुत्ता ख़त्म हो गया। ग्रामोफोन की सुई है। डॉक्टर तौसीफ़ ने सुई को गौर से देखते हुए कहा। मालूम नहीं किस जहर में बुझाई गई है। मेरे ख्याल में पोटाशियम साइनाइड या
اس قبیل کا کوئی اور زہر ہے؟ ڈاکٹر شوکت نے سوال کو لے کر سوئی کو لے کر پھر تھرمامیٹر کی نلکی میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ سوئی خبیث پروفیسر کی معلوم ہوتی ہے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ اس کی عجیب و غریب چیزیں اور حرکتیں دور تک مشہور ہیں۔ مجھے ابھی تک پروفیسر کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں معلوم، لیکن میں اس پراسرار شخصیت کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک ماہر فلکیات ہے، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ اس کی زندگی ابھی تک پردہ راز میں ہے، ڈاکٹر توصیف نے کہا، لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ اب سے 2 سال پیشتر وہ ایک سید دماغ آدمی تھا۔ اس کے بعد اچانک اس کے عادات و اطوار میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی، اور اب تو سبھی کا یہ خیال ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے تو صاحب اتنا بھیانک آدمی آج تک نہیں دیکھا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد ڈاکٹر توصیف بولا، ہاں تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے خیال سے اب دوپہر کا کھانا کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے دوران آپریشن اور دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اچانک ڈاکٹر شوکت کو کچھ یاد آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں جلدی میں اپنے اسسٹنٹ کو کچھ ضروری ہدایت دینا بھول گیا۔ اگر آپ کوئی ایسا انتظام کر سکیں میرا رخہ اس تک پہنچا دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ چلیے اب 2 کام ہو جائیں گے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ میں دراصل شہر ہی جانے کے لیے نواب صاحب کی کار لایا تھا، آپ رخہ دے دیجیے گا، اور ہاں کیوں نہ آپ کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیتا ہوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس رخے کے علاوہ کوئی اور کام؟ جی نہیں شکریہ، میرے خیال سے آپ ان لوگوں کو اسی طرح سے کوٹھی لیتے جائیے گا، بہتر ہے 6 بجے آپ کے لیے کار بھجوا دی جائے گی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں پیدل ہی آؤں گا۔ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپریشن ذرا نازک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپریشن سے قبل ورزش ہو جائے جس سے جسم میں چستی پیدا ہو سکے۔ ڈاکٹر شوکت، میں آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ در حقیقت ایک اچھے ڈاکٹر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر توصیف کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر شوکت کے بعد دیگرے وہ کتابیں پڑھنا شروع کیں جو اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایک کاغذ پنسل سے کچھ ڈائیگرام بنائے اور دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ پرانے ریکارڈوں کے کچھ فائل دیکھیے۔ انہی مشغولیات میں دن ختم ہو گیا۔ تقریباً 5 بجے اس نے کتابوں اور فائل ایک طرف رکھ دیے۔ اسے ٹھیک 6 بجے یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ شام کی کرنوں کی زردی پھیکی سرخی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر توصیف کا نوکر انڈے کی سینڈوچ اور کافی لے آیا۔ رات کا کھانا سلیم کی درخواست کے مطابق اس کی کوٹھی میں کھانا تھا، اس لیے اس نے صرف ایک سینڈوچ کھائی اور 2 کپ کافی کے بعد سگریٹ سلگا کر ٹہلنے لگا۔ گھڑی نے 6 بجائی۔ اس نے کپڑے پہنے اور چیسٹر کاندھے پر ڈال کر روانہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ چاروں طرف تاریکی پھیل گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور درختوں کی قطاریں تھیں، جن کی وجہ سے سڑک خصوصاً زیادہ تاریک ہو گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر شوکت آپریشن کے خیال میں مگن بے خوف چلا جا رہا تھا۔ اس نے تقریباً 50 گز پیچھے ایک دوسرا آدمی جھاڑیوں سے لگا ہوا چل رہا تھا۔ شاید اس نے ربڑ سول کے جوتے پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر شوکت اس کے قدموں کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ایک جگہ ڈاکٹر شوکت سگریٹ سلگانے کے لیے رکا، ساتھ ہی وہ شخص بھی رک کر پہاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ جیسے ہی شوکت نے چلنا شروع کیا، وہ پھر جھاڑیوں سے نکل کر اسی طرح اس کا تعاقب کرنے لگا۔ سڑک زیادہ چلتی ہوئی نہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ سڑک محض کوٹھی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر نواب صاحب نے اپنی کوٹھی بستی کے باہر نہ بنوائی ہوتی
तो फिर इस सड़क का वजूद भी ना होता। शौकत के वज़नी जूतों की आवाज़ इस सुनसान सड़क पर इस तरह गूंज रही थी जैसे झाड़ियों में दबक कर करवटें करवटें रे करने वाली झुंगरों को डांट रही हो। शौकत चलते चलते हल्के सुरों में सीटी बजाने लगा। इसे अपने जूतों की आवाज़ सीटी की धुन पर ताल देती मालूम हो रही थी। किसी दरख्त पर एक बड़े परिंदे ने चौंक कर इसे फड़फड़ाते और उड़कर दूसरी तरफ चला गया। झाड़ियों के पीछे करीब ही गीदड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। जो शख्स डॉक्टर शौकत का पीछा कर रहा था इसका अब कहीं पता न था। कुछ आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ के दरख्तों की शाखें आपस में मिलकर इस तरह गुंजान हो गई थी कि आसमान नहीं दिखाई देता था। डॉक्टर शौकत दुनिया और माफिया से बेखबर अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक इसके मुंह से एक चीख निकली और हाथ ऊपर उठ गए। इसके पीछे में एक मोटी सी रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता फंदे की गिरफ्त तंग होती गई। इसके साथ ही साथ वो ऊपर उठने लगा। गले की रगें फूल रही थी, आंखें हलकों से उबली पड़ रही थी। इसने चीखना चाहा लेकिन आवाज़ ना निकली। इसे मालूम हो रहा था जैसे इसका दिल कनपटियों आंखों में धड़क रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता इसे तारीकी गहरी होती हुई मालूम हुई। झुंगरों और गिदड़ों का शोर खला में डूबता चला जा रहा था। फिर बिल्कुल खामोशी छा गई। वो ज़मीन से 2 फीट बुलंदी पर झूल रहा था। कोई इसी दरख्त पर से कूद कर झाड़ियों में गायब हो गया। फिर एक आदमी इसकी तरफ दौड़कर आता दिखाई दिया। इसके करीब पहुंचकर इसने हाथ मलते हुए इधर उधर देखा। दूसरे लम्हे में वो फुर्ती से दरख्त पर चढ़ रहा था। एक शाख से इसे दूसरे शाख को कूदता हुआ इस शाख पर पहुंच गया जिससे रस्सी बंधी हुई थी। इसने रस्सी ढीली करके आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर शौकत के पैर ज़मीन पर टिका दिए। फिर रस्सी को इसी तरह बांध कर नीचे उतर आया। अब इसने जेब से चाकू निकाल कर रस्सी काटी और शौकत को हाथों पर संभाले हुए सड़क पर लेटा दिया। फंदा ढीला होते ही बेहोश डॉक्टर की गहरी गहरी सांस ले रहा था। प्रोफेसर अजनबी ने इसकी सलाई जलाकर इसके चेहरे पर नज़र डाली। आंखों की बेहोशी में चंबिश पैदा हो चुकी थी। मालूम हो रहा था जैसे वो 10-5 मिनट के बाद होश में आ जाएगा। 2-3 मिनट गुजर जाने पर इसके जिस्म में हरकत पैदा हुई और अजनबी जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर के बाद एक करा के साथ वो उठकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर कबल के वाक़यात इसके जहन में गूंज उठे। बेअख्तियार इसका हाथ गर्दन की तरफ गया, लेकिन अब वहाँ रस्सी का फंदा न था। अलबत्ता गर्दन बड़ी बुरी तरह दुख रही थी। इसे हैरत हो रही थी कि वो किस तरह बच गया। अब इसे फरीदी महरूम के अल्फाज बुरी तरह याद आ रहे थे और साथ ही सविता देवी के ख्वाबगाह की बड़बड़ाहट भी याद आ गई थी। राज रूपनगर। इसके सारे जिस्म से ठंडा पसीना छूट पड़ा। वो सोचने लगा वो भी कितना अहमक था कि इसने फरीदी के अल्फाज भुला दिए और खौफनाक जगह पर अंधेरी रात में तना चला आया। इसके जान लेने की ये दूसरी कोशिश थी। ये इसकी आंखों के सामने इस नेपाली का नक्शा फिर गया जिसने इसे धमकी दी थी। फिर अचानक वो जहरीली सुई याद आई और प्रोफेसर का भयानक चेहरा जो इसने इससे हाथ मिलाते हुए देखा था और ठीक इसी जगह कुत्ते का भी उछल कर गिरा था। तो क्या प्रोफेसर लेकिन आखिर क्यों? ये सब सोचते सोचते इसे अपनी मौजूदा हालत का ख्याल आया और वो कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। चेस्टर करीब ही पड़ा हुआ था। इसने जल्दी से चेस्टर उठाकर कंधे पर डाला और तेज़ी से कोठी की तरफ रवाना हो गया। इसने सोचा कि घड़ी में वक्त देखिए, लेकिन फिर दिया सलाई जलाकर देखने की हिम्मत ना हुई। कोठी में सब लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसने 7 बजे आने का वायदा किया था, लेकिन अब 8 बज रहे थे। शौकत बहुत ही बाउसूल आदमी मालूम होता है। ना जाने क्या बात है। डॉक्टर तौसीफ ने बाग में टहलते हुए कहा। नजमा बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रही थी। क्या बात हो सकती है? कंवर सलीम ने पंजों के बल खड़े होते हुए परेशानी पर
हाथ रखकर अंधेरे में घूरते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि वो देर में घर से रवाना हुआ। मैं तो कह रहा था कि कार भिजवा दूंगा, लेकिन इसने कहा मैं पैदल ही आऊँगा। हाँ, ये कौन आ रहा है? हेलो डॉक्टर भाई। इंतज़ार करते करते आंखें पथरा गई। डॉक्टर शौकत बरामदे में दाखिल हो चुका था। वो रास्ता भर अपने चेहरे से परेशानी के आसार मिटाने की कोशिश करता आया था। मुझे अफसोस है, डॉक्टर शौकत ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी हिमाकत की वजह से चलते वक्त टास लाना भूल गया। नतीजा ये हुआ कि रास्ता भूल गया। लेकिन आपके सर में ये इतने सारे तिनके कहाँ से आ गए? जी वहाँ नहीं, पीछे की तरफ, नजमा ने मुस्कुरा कर कहा। तिनके? वो कुछ नहीं, हटाइए भी, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, डॉक्टर शौकत ने कुछ भुखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं नहीं, बताइए ना, आखिर बात क्या है? कंवर सलीम ने संजीदगी से कहा। अरे वो तो एक पागल कुत्ता था, राह में इसने मुझे दौड़ाया। अंधेरा काफ़ी था, मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। वो तो कहिए एक राहगीर इधर आ निकला, वरना आजकल दिसंबर में पागल कुत्ता? नजमा ने हैरत से कहा। कुत्ते तो अमूमन गर्मियों में पागल होते हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं, कंवर सलीम ने जवाब दिया। अक्सर सर्दियों में भी बाज़ कुत्तों का दिमाग ख़राब हो जाता है। खैर, आप खुशकिस्मत थे डॉक्टर शौकत। पागल कुत्तों का जहर बहुत ख़तरनाक होता है, आप तो जानते ही होंगे। हाँ भाई डॉक्टर, वो आपके आदमियों ने बीमार के कमरे में सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं? वो लोग इस वक्त वहीं हैं, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। आपके इंतज़ार में शायद इन लोगों ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, नजमा बोली। मेरा इंतज़ार आप लोगों ने नाहक किया। मैं ऑपरेशन से खबर थोड़ा सा सूप पीता हूँ। खाना खा लेने के बाद दिमाग किसी काम का नहीं रह जाता। जी हाँ, मैंने भी अक्सर किताबों में यही पढ़ा है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दुनिया के बड़े आदमी ने ये ज़रूर कहा होगा, नजमा ने शौक़ी से कहा। डॉक्टर शौकत ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। नजमा से निगाहें मिलाते ही वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। खैर साहब, वो कुछ सही तो दिन भर में 5 सेर से कम नहीं खाता। कंवर सलीम ने हंसकर कहा। खाना देर से मुंतज़िर है। हर तंदुरुस्त आदमी का फ़र्ज़ है कि इसे इंतज़ार की ज़हमत से बचाया है। सब लोग खाने के कमरे में चले गए। पुरानी कोठी के बाहर। पुरानी कोठी के पाए बाग में प्रोफेसर इमरान किसी से गुफ्तगू कर रहा था। कभी कभी दोनों की आवाज़ें बुलंद होकर खला में डूब जाती। प्रोफेसर कह रहा था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है मेरी जान? दूसरी आवाज़ सुनाई दी। ना जाने में तुम्हारा ही नुकसान है। मेरा नुकसान? प्रोफेसर की आवाज़ आई। यूनान और रोम के देवताओं की कसम, हरगिज़ ना जाऊंगा। तुम्हें चलना पड़ेगा, किसी ने कहा। सुनो इसे अबाबिल के बच्चे, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं ले जा सको, प्रोफेसर चीखा। खैर ना जाओ, लेकिन तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। देखना है कि तुम्हें कल से सफ़ेदा कैसे मिलता है, दूसरे आदमी ने कहा और बाग से निकल गया। ठहरो, तो ऐसे बात करो ना, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम बबर बोटी के बच्चे हो? प्रोफेसर हंसकर बोला। बबर बोटी? हाँ, बिरबा बोटी। मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ माली के झोपड़े तक चलना होगा। अच्छा तो आओ फिर चलें, प्रोफेसर ने कहा, और दोनों माली के झोंपड़ों की तरफ चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे के बाद प्रोफेसर लंगड़ता हुआ माली के झोपड़े से बाहर निकला। वो अकेला था और इसके कंधे पर एक वजनी घटेरी थी। एक जगह रुककर इसने उधर उधर देखा, फिर माली के झोपड़े की तरफ घूंसा तान कर कहने लगा। अबे तूने मुझे समझा क्या है? तुझे कुत्ते का गोश्त खिलाऊंगा, शिचुंदर की औलाद। नहीं तो मेरी एक जहल मुश्तरी अतार सब के सब तेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। अबे मैं वो हूँ जिसने सिकंदर आज़म का मुर्गा चुराया था। चिमगाडर मुझे सलाम करने आते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू अपने दादा का नुत्फ़ा है, चला है वहाँ से मक्खियाँ मारने। बड़ा आया कहीं का, 30 मार खां की ऐसी की तैसी।
नहीं जानता कि मैं भूतों का सरदार हूँ। आओ इसे गरफूस इसे खा जाओ। आओ इसे अरसलानोस इसे चबा जाओ। चुड़ैलों की हराफा नानी अशकुलू नियातू कहाँ है? देख मैं नाच रहा हूँ, मैं तेरा भतीजा हूँ, आजा प्यारी। ये कहकर प्रोफेसर ने वहीं पर नाचना शुरू कर दिया। फिर वो सीने पर हाथ रखकर कहने लगा, मैं इस आग का पुजारी हूँ जो मिर्ग में जल रही है। हज़ार साल से मैं इसकी पूजा करता आ रहा हूँ। मैं 5000 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन सितारा कभी ना टूटेगा। एक के मैंने तेरे लिए खरगोश पा लिए, एक के मैं तुझे गिलहरियों के कबाब खिलाता हूँ, मैं तितलियों के परों से सिगरेट बनाकर तुझे पिलाता हूँ। प्यारे इब्लीस तू कहाँ है? मैं तुझे अपना कान काट कर खिलाऊँगा। वो ना जाने क्या बड़बड़ाता हुआ उछलता कूदता पुरानी कोठी के बाग में गायब हो गया। प्रोफेसर की शरारत। मरीज के कमरे का मंजर हद दर्जे मुतासिर कुन था। नर्स और डॉक्टर सब सफ़ेद कपड़े में मलबूस आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर आ जा रहे थे। ऑपरेशन टेबल पर जो सूल अस्पताल से ख़ास एहतमाम के साथ यहाँ लाई गई थी, कमरे के वश में पड़ी थी। मरीज़ को इस पर लिटाया जा चुका था। कमरे में बहुत ज़्यादा ताकत वाले बल्ब रोशन कर दिए गए थे। सलाइयों में गर्म और सर्द पानी रखा हुआ था। इसी के करीब एक दूसरे मेज़ पर अजीब व गरीब किस्म के ऑपरेशन के औजार और रबड़ के दस्ताने पड़े हुए थे। डॉक्टर शौकत कुछ देर खबर पेश आए हुए हादसे को कतई भुला चुका था। अब इसका ध्यान सिर्फ ऑपरेशन की तरफ था। एक आदमी की ज़िंदगी खतरे में थी। तमाम तर कोशिशें सिर्फ सर्व कर देने का तय कर लिया था। नौजवान माहिर इसे भी अच्छी तरह समझता था कि अगर इसे इस केस में कामयाबी हो गई तो इसकी शख्सियत कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। कामयाबी इसे तरक्की के ज़ीनों पर ले जाएगी और नाकामी, लेकिन नहीं, इसके जहन में नाकामी के ख्याल का नाम और निशान भी ना था। वो एक मशाक माहिर फ़न की तरह मुतमईन नज़र आ रहा था। डॉक्टर तौसीफ भी कमरे में मौजूद था, लेकिन इसकी हैसियत एक तमाशाई जैसी थी। वो देख रहा था और मुतहिर था कि ये नौजवान लड़का किस तरह सुकून व इत्मीनान के साथ अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। ऐसे मौक़ों पर इतना इत्मीनान तो इसने अच्छे मुअम्मर और तजुर्बेकार डॉक्टरों के चेहरों पर भी नहीं देखा था। वो दिल ही दिल में इसकी तारीफ़ कर रहा था। बाहर बरामदे में नवाब साहब की बहन और नजमा बैठी थी। दोनों परेशान नज़र आ रही थी। कंवर सलीम टहल कर सिगरेट पी रहा था। मम्मी, क्या वो कामयाब हो जाएगा? नजमा ने बेताबी से कहा। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा, लेकिन कितनी देर लगेगी? परेशान मत हो बेटी, बेगम साहबा बोली। मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा लगेगा। मुमकिन है सुबह हो जाए, लिहाजा हम लोगों का यहाँ इस तरह बैठना ठीक नहीं। क्यों ना हम ड्राइंग रूम में चल कर बैठें? गालिबन काफ़ी अब तैयारी हो गई होगी। सलीम, क्या आज तुम काफ़ी ना पियोगे? खालिद, काफ़ी ना पियोगे? काफ़ी का किससे होश है पुप्पी साहबा? सलीम ने सिगरेट को बरामदे में बुझाते हुए खालिद पर गिराकर पैर से रगड़ते हुए कहा। मैं नजमा से ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ताजुब है आप ऐसे वक्त में भी काफ़ी नहीं भूली। तुम सारी खालिदों का सत्यानाश कर दोगे। बेगम साहबा ने नाक भूँ सुकड़ कर कहा। क्या सिगरेट को दूसरी तरफ नहीं फेंक सकते? लीजिए, यहाँ पर रोक रहा हूँ, आगे देखिए ऑपरेशन का क्या होता है। ये पार्ट नंबर 4 एंड हो रहा है यहाँ पर। लीजिए, ये दिलचस्प नावल कंटिन्यू चालू रहेगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको ख़त्म करूँगा, दिलर मुजरिम को। लीजिए, यहाँ रोक रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। चैनल देखते रहिए, खुश रहिए हमेशा और अपना ख्याल रखिए।